गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल संदीप स्टडी सेंटर। जैसे कि आप सबको पता है हम लोग कंप्यूटर की क्लास चला रहे हैं और साथ में आपको ये भी पता है कि हम लोग सीजी हिस्ट्री की क्लास चला रहे हैं। तो इसी बीच मैंने सोचा कि संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएं जो कि आपकी सीजी पीएससी व्यापम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, भारतीय संविधान, इससे रिलेटेड यहाँ एमसीक्यू आपकी रहेगी। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित है? हम लोग क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे नीति निर्देशक क्या है, वो कहाँ से प्रेरित है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। तो आयरलैंड के संविधान से हम लोग इस संबंध में प्रभावित हैं। क्वेश्चन है हमारे संविधान में डीपीएसपी किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस भाग में है और कौन कौन से अनुच्छेदों के मध्य वो जो है वर्णित है। तो अनुच्छेद 36 से ठीक 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन्हें जो है हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 ठीक है और 36 से 51 इन अनुच्छेदों के मध्य रखा गया है। निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में सत्य कथन कौन सा? इस क्वेश्चन को करना। ये सकारात्मक है। ये पहला कथन बिल्कुल सही है, ये सकारात्मक है चूँकि ये राज्य को नीति बनाने के लिए निर्देशित करते हैं। इसको समझना एक बार, राज्य को नीति बनाने के लिए ठीक है निर्देशित करते हैं। चूंकि ये निर्देशित करते हैं इसलिए इनकी जो प्रकृति है वो भावात्मक होती है। मतलब क्या है? सकारात्मक है। दूसरा है एक गैर नियोजित होते हैं। गैर नियोजित मतलब क्या होता है? इसके हनन पे आप न्यायालय नहीं जा सकते, इसे न्यायालय में जाके लागू करवाना नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको फंडामेंटल राइट में बताया था, फंडामेंटल राइट्स के यदि उल्लंघन होते हैं उसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। उसमें बाध्यकारी होती है, प्रवर्तनीय होती है वो ठीक है। चूंकि वो राज्य के खिलाफ होते हैं इसलिए उसकी प्रकृति नकारात्मक होती है, याद रखना। और जो डीपीएसपी हम लोग कह रहे हैं, चूंकि ये राज्य को निर्देशित करते हैं कि नीति बनाए, इसलिए इनकी प्रकृति सकारात्मक होती है। तो ये डिफरेंस आप कर पाना ठीक है। इनका उद्देश्य देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। अब इसको कैसे समझेंगे? एक्चुअल में आपको मैंने बताया था, हालांकि इस चैनल में उसको मैं नहीं डाला हूँ, वो जीएस लर्निवर्स में था। UNHRC 1948। आप मानवाधिकार की बात करते हो यहाँ पे ठीक है। तो 3 प्रकार का आप मानवाधिकार की बात करते हो, जिसमें पहला होता है राजनीतिक प्रकार का, दूसरा मानव अधिकार होता है ठीक है सामाजिक एवं आर्थिक प्रकार का, और तीसरा मानव अधिकार की आप बात करते हो सांस्कृतिक या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ से वो जुड़ जाती है, जो कि आपके तीसरे प्रकार है मानव अधिकार का ठीक है। चूँकि राजनीतिक प्रकार का जो मानव अधिकार है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए इसे ठीक है मतलब महत्व के दृष्टिकोण से इसलिए इसे फंडामेंटल राइट बनाया गया ठीक है। और जो आपके सामाजिक आर्थिक वाली बात करते हो, यहाँ पे सामाजिक आर्थिक वाला मानव अधिकार था और ये आपके सांस्कृतिक वाला था। इसको डीपीएसपी में रखा गया ताकि राज्य जो है समय समय पे इस पे कानून वो बनाएगा ठीक है। इसलिए इसका उद्देश्य हो जाता है देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। प्रयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत राज्य के यह दायित्व है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्यायपूर्ण व्यवस्था का निर्माण करेगा? मतलब इस किस अनुच्छेद के तहत यह उल्लेखित है ठीक है कि लोक कल्याण के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्यायपूर्ण व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा। तो याद रखना इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि अनुच्छेद है 38। आपको मैंने बताया था कि 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी है। तो 36 में राज्य की परिभाषा दिया गया, क्लियर है, डीपीएसपी के संबंध में, और परिभाषा वही है, इसमें शामिल वही होंगे जो आपके फंडामेंटल राइट्स में थे, क्लियर है। और जो आप 37 देखते हो इसमें इसकी गैर नियोजित को दर्शाया गया है। मतलब इसके पहले मैंने बताया था कि आपको कि गैर नियोजित है, आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते, वहाँ से ये लागू कराना नहीं पड़ता ठीक है। तो ये अनुच्छेद 37 में। और 38 में क्या देखा आपने? ये वाली बात जो अभी हमने क्वेश्चन की थी। अब अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य हेतु समान वेतन, एक किस अनुच्छेद में है ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अब ठीक है अनुच्छेद नंबर ठीक है या फिर ऑप्शन नंबर दूसरा, जो कि अनुच्छेद 39 है। लेकिन 39 में आपको 5-6 बातें याद रखनी होगी, 39 में ही दिया गया है ठीक है। तो अनुच्छेद 39 के तहत आता है सभी नागरिकों को, याद रखना, आजीविका के समान अवसर, अनुच्छेद 39 में है।
भौतिक संसाधनों का समान वितरण, उसको केंद्रित होने नहीं देना है। मतलब यह है कि भौतिक संसाधनों का केंद्रण होने नहीं देना। समान कार्य के लिए समान वेतन। आप देखते हैं कि पुरुषों को जो है अधिक वेतन दिया जाता है, काम समान होता है, ठीक है, स्त्रियों को कम देता है, तो स्त्रियों के लिए समान कार्य के समान वेतन, ऐसा भी इसको आप लिख सकते हो। कर्मकारों की सुरक्षा एवं बच्चों, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से देख लेना, ये थोड़ा सा कब लिखा गया है ना, ये बच्चों को है, तो कर्मकारों की सुरक्षा एवं बच्चों को बाल श्रम से संरक्षण, बच्चों को शोषण से बचाना एवं गरिमा के साथ आगे बढ़ाना है। ये आपको 5-6 बातें याद होनी चाहिए, जो कि अनुच्छेद 39 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। लेकिन एक अनुच्छेद है, ठीक है, 39 में जोड़ा गया है, जो कि अनुच्छेद 39 का है, अनुच्छेद 39A भी बोल सकते हो उसको, जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। उस अनुच्छेद में क्या है, तो याद रखना, निम्न में से 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। तो कौन सा जोड़ा गया, तो याद रखना, सभी नागरिकों को आजीविका के समान अवसर या फिर भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण न होने देना, समान न्याय, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। तो 39A आपको याद होना चाहिए, और 39 जो पहले मैंने आपको बताया यहाँ की पूरी बातें, तो ये 39 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अब समझ भी आ गया होगा और आप याद इसे आराम से कर लेंगे। ग्राम पंचायतों का गठन, इसे बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये सभी जानते होंगे, ठीक है। अनुच्छेद 40 इसका सही आंसर हो जाएगा। निर्वाह मजदूरी एवं लघु कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन किस अनुच्छेद में वर्णित है। मतलब निर्वाह मजदूरी एवं लघु कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है या फिर वर्णित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आप देख रहे हो 43। यहाँ पे दो चीज़ आपको और याद रखना, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने कहा है कि अभी अनुच्छेद 43 आपने देखा निर्वाह मजदूरी के बारे में, लघु कुटीर उद्योगों, हाँ, उसको प्रोत्साहन देने के बारे में, लेकिन इसके 2 भाग और जोड़े गए हैं। मतलब ठीक इस अनुच्छेद के 43A और 43B। 43A को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, और 43B को, ठीक है, 97th इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। और 43A में है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। मतलब डायरेक्ट कहना चाह रहा है कि मालिक मजदूर के बीच, ठीक है, सहभागिता से काम करना, सहभागी प्रबंधन की बात कर रहा है, ठीक है। और अनुच्छेद बी की हम बात करते हैं, इसमें सहकारी समितियों के गठन, प्रबंधन और उन्नयन, तो समझ में आता है, सहकारी समितियों के, ठीक, गठन, प्रबंधन और उन्नयन, इसकी ये बात करता है। यहाँ पे लिखने नहीं बनता है ना, थोड़ा सा आप इसको सुन के समझने की कोशिश करना, मैं इसके नोट्स तो ग्रुप में भेजता ही हूँ। अनुच्छेद 44 में वर्णित है। अब अनुच्छेद 44 में क्या है, तो याद रखना, अनुच्छेद 44 डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपके जो पहला ऑप्शन है इसका सही होगा। भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता या फिर समान सिविल संहिता। और ये बहुत बड़ा चीज़ है, इसको है ना यहाँ पे एक्सप्लेन करने जाऊँ तो बहुत टाइम होगा। आर्टिकल 44 आपको याद रख लेना है, ठीक है। भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ये पूछा जाता है आर्टिकल को लेके, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो आप कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणाली से करना देख रहे हो, ठीक, ये 48 में है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक या फिर वैज्ञानिक प्रणाली से करना। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद रखना, ये 48 में है ना, इसके पहले 44 वाला मैंने बता दिया है, कॉमन सिविल कोड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 45, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अच्छे से आपको बताता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को करना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 45 में जो आपने अभी देखा 6 से 14 वर्ष के बच्चों वाली बात, जो कि अनिवार्य शिक्षा देना है, मुक्त शिक्षा देना है, ये आर्टिकल 45 में पहले था, ठीक है, पहले था। अभी तो राज्य का उद्देश्य होता है ना, इसको पूरा करना है उसको, क्योंकि ये तो राज्य को निर्देशित करता है नीति बनाने के लिए, ठीक है। तो इस पर गवर्नमेंट ने 100% काम किया है, और इसको DPSP से हटाकर सीधा मूल अधिकार घोषित कर दिया, मूल अधिकार में डाल दिया। मतलब ये अब अनिवार्य हो गया, उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है, उनका अधिकार है शिक्षा पाना,
6 से 14 वर्ष के बच्चों का। एकदम क्लियर है। तो इसे संविधान संशोधन करके ही ले जाएंगे। तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, इस चीज़ को आप 6 से 14 वर्ष वाले देख रहे हो, इसको फंडामेंटल राइट में डाला गया। अभी ओल्ड 5 में ये था। अगर आपको पूछता ओल्ड 5 में क्या था, मतलब 45 में, आर्टिकल 45 में क्या था बोले, अगर क्या था बोले तो आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, मुक्त शिक्षा, ठीक है। और वर्तमान में क्या है बोलने से अब यहाँ पे डाला गया, जब इसको हटा दिया गया यहाँ से, फंडामेंटल राइट बनाया गया, तब यहाँ पे डाला गया कि 0 से 6 वर्ष राज्य का दायित्व है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों की, ठीक है, शिक्षा और उसकी देखभाल करेगा। ठीक है, अब क्लियर हुआ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 48 में है, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखना एक बार, फिर ले जा रहा हूँ, उसके बाद जोड़ूंगा। यहाँ पे मैंने कहा था कि 48 में है कृषि, ठीक है, रिकॉर्डिंग आने में, कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली से करना। 48A जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? 48A जोड़ा गया है। 48A में है पर्यावरण एवं वनों की संरक्षण एवं संवर्धन। तो 48A में क्या है? पर्यावरण एवं, इसको अच्छे से देख लेना, 48A, 48 में 48A जोड़ा गया, ठीक है, पर्यावरण एवं वनों की संरक्षण एवं संवर्धन, ये 48A में है। तो इस 48A को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका, ठीक, सी सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 51 में वर्णित है। अब हम लोग 3 आर्टिकल को एक साथ यहाँ पे कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे और देखेंगे। आपका आर्टिकल वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। राष्ट्रीय महत्व की स्मारक वस्तुओं की सुरक्षा करना। तो राज्य का दायित्व है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थल स्मारक वस्तुओं की सुरक्षा करेगा, ठीक है। ये जो है आर्टिकल, ठीक, 49 में वर्णित है। इसके बाद स्क्रीनशॉट मारना, पूरा लिख लेते हैं। लोक सेवाओं के अंतर्गत कार्यपालिका न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथकीकरण, ये जो है 50 में वर्णित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा एवं देशों के मध्य न्यायिक संबंध विवादों का निपटारा, ठीक है, ये आर्टिकल 51 में वर्णित है। अब इसके बाद अब स्क्रीनशॉट मार लेना। तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि आपकी जो DPSP, जो जिसकी आप बात कर रहे हो, हमने देखा DPSP ये गैर प्रवर्तनीय है या फिर गैर नियोजित है, ठीक है। इसका आप कमेंट करके आंसर दें, क्योंकि मैंने वीडियो की शुरुआत में इसके बारे में बताया है। अब इसकी आलोचना होने लगी जब इसको DPSP में रखा गया, ठीक है, तो इसकी आलोचना होने लगी। तो आलोचना को लेके क्वेश्चन आते हैं। DPSP एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। यह कथन किसका है? एक्चुअल में ये प्रवर्तनीय है नहीं, न्यायालय में जाके इसका लागू नहीं करा सकते, राज्य की इच्छा पर है, ऐच्छिक है, इसलिए इसकी आलोचनाएं सामने आती हैं और उस पर क्वेश्चन बनता है। DPSP एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया। ये किसका कथन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना, KT शाह, इनके द्वारा ऐसा कहा गया। DPSP आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। यह कथन किसका है? ये आए तो आपको याद रख लेना है, KC वेयर, ठीक है, कहीं मेरे को ये वी, ठीक है, व्हीलर भी मिला है मेरे को, लेकिन आप याद रखना KC वेयर, इसका सही आंसर हो जाएगा। DPSP ऐसा प्रस्ताव है जिसका उल्लंघन दूसरे दिन ही शुरू हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर नसरुद्दीन, इनके द्वारा यह कथन कहा गया है। लेकिन आप तमाम आलोचनाओं को देखोगे, इसके बावजूद भी हमारा जो DPSP है, ठीक है, ये राष्ट्र के शासन के लिए इम्पोर्टेंट है, राज्य के शासन के लिए ये मूलभूत है। LM सिंघवी जी कहते हैं इसके बारे में, इस संविधान को जीवनदान देने वाली व्यवस्थाएं, ठीक है। कितनी भी आपने आलोचनाएं देखी, ठीक, कितनी भी आपने आलोचनाएं देखी, लेकिन ये हमारे लिए मूलभूत है, ठीक। इस संविधान को जीवनदान देने वाली व्यवस्थाएं हैं, ऐसा LM सिंघवी जी कहते हैं। छागला जी, इन्होंने भी कहा कि सभी तत्वों को यदि पूरी तरह से पालन करेंगे तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि DPSP जो भाग 4 में है, उसके बाहर क्या और DPSP है? इस क्वेश्चन के सहारे आप उस सभी को जान सकते हो। अनुच्छेद 335 में उल्लेखित है। तो सरकारी नियोजन में ST SC के, यहाँ पे अच्छे से देखना, दावों का ध्यान रखा जाएगा, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। मतलब यह है कि राज्य के नियोजन में ST SC के दावों का ऐसा ध्यान रखा जाएगा कि योग्यता प्रभावित ना हो, ठीक है, इसका मतलब यही है। दूसरा है अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा मातृभाषा में देना। भाषाई अल्पसंख्यक
के विकास हेतु एक अधिकारी की नियुक्ति करना, सरकारी कार्यालयों में हिंदी के कामकाज को बढ़ावा देना, ये सभी आपको याद रखना है भाग 4 के बाहर के डीपीएसपी हैं। लेकिन अनुच्छेद 335 में जो उल्लेखित है, लेकिन अलग अलग अनुच्छेद हैं, याद रखना है ना। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 335 मैं इधर लिख रहा हूँ, 335 क्लियर है। अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना, याद रखना ये 350 ए, आर्टिकल मैं बता रहा हूँ जी, 350 ए। भाषाई अल्पसंख्यकों के विकास हेतु एक अधिकारी की नियुक्ति, 350 बी, ठीक है। सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज को बढ़ावा देना, 351, ठीक। तो 335 मैंने कहा है, 33 आपको दिख रहा होगा, याद रखना, ठीक। ये 35 है, 335, 335, ठीक है, 350 ए, 350 बी, 351, ये भाग 4 के बाहर के, ठीक है, डीपीएसपीज हैं। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि इसमें समाजवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसमें आप देखेंगे गांधीवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो उसके लेके एक मैं नोट्स आपको शेयर करूंगा, उसको बस पढ़ लेना, वहाँ से आपका वो वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमने बहुत कुछ प्रारूप यहाँ पे देख लिया है। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, निम्न में से कौन सा एक राज्य का निर्देशक सिद्धांत है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इससे मैं ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ क्वेश्चन किस टाइप से यहाँ से बन सकते हैं। जैसा कि आपको पूरे, ठीक है, फंडामेंटल राइट को दे देगा यहाँ पे, ये आप देख रहे हो, और वहाँ पे बोल देगा कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक। तो मैंने कहा था समान कार्य समान वेतन, आर्टिकल 39 अगर आपको याद हो, तो ये क्या है, राज्य का निर्देशक सिद्धांत है। तो आपको कंपेयर कर करके पढ़ना है, तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको 3 ऑप्शन जरूर वो फंडामेंटल राइट्स के देंगे और एक ऑप्शन आपका डीपीएसपी करेगा। तो इस प्रकार आपका डीपीएसपी आज का ख़त्म होता है। जब हमने शुरू कर लिया है तो संविधान के भी आपके एमसीक्यू वाली क्लासेस बीच बीच में आती रही। जीएस लर्निवर्स जो हमारा दूसरा चैनल है, जो कि नया है, एकदम नया, वहाँ पे सब्सक्राइबर है नहीं, ठीक है, जहाँ पे मैं अब लेक्चर लेने वाला हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ से हम लोग अब एक एक करके और समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन करते जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, अपना ख्याल रखना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। मिलता हूँ किसी और फैंटास्टिक वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।